दोस्तों 3 वीडियोस में दे चुका हूँ, अगर आपने देखा नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं मिला तो जरूर से देखना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूएस मार्केट के हालचाल हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, वॉर को लेकर के सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है, देख लेना उसको। बाकी आते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ और साथ में कुछ कंपनीज हैं जो कल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एफआई की बाइंग आपके सामने है और इसमें आप नोटिस करोगे तो 2446 करोड़ के आसपास का माल लिया। 28 से लेकर 4 यानी इतने दिनों तक आज तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन माहौल है, मार्केट भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो फाइनली काफ़ी टाइम बाद हमको वो डेटा दिखा है जो नॉर्मली बुल मार्केट में देखने को मिलता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बुल मार्केट आ चुका है या बहुत अच्छी तेज़ी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, ट्रम्प है तो बहुत कुछ है। बाकी फिलहाल आप देख सकते हैं कि एफ ने आज 2447 करोड़ की बाइंग की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईज ने आज 936 करोड़ की सेलिंग की है। सो एफ आईज बाय कर रहे हैं, डीआईज सेल कर रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। अगर मैं आपको एमओएम बेसिस का डेटा दिखाऊं, मंथ ऑन मंथ बेसिस का, तो सिंपली आप यहाँ पे देखो सबसे नीचे मार्च 2026 हुआ क्या था, एफ आईज ने 1,22,540 करोड़ की सेलिंग की थी, ठीक है। उसके बाद में 17,000, उसके बाद में 55, उसके बाद में 49, उसके बाद में जस्ट 5,000 जुलाई में, पिछले मंथ। अगस्त हम देखें अभी तक का डेटा है जो कि नेट 3,000 करोड़ की बाइंग दिखाता है, ठीक है। तो डेटा काफ़ी अच्छा है। यहाँ से हम सेलिंग को काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं, मार्च के बाद से जो सेलिंग है वो काफ़ी गिर चुकी है। अगस्त में अभी तक का डेटा पॉजिटिव है, देखते हैं आगे क्या होगा। सो ये काफ़ी अच्छा डेटा है। अब देखिए दोस्तों, एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, वैसे सब कुछ ठीक है, ब्रेंट अभी नीचे ही है 5%। हमने देखा डिस्कशन अभी चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में, ईरान फाइनली पीछे हटने को तैयार है, माइंस हटा रहा है यूरोप के अंदर या जो भी यूरोप की तरफ जो भी पाथ है उसमें। लेकिन एक बैड न्यूज़ आती है कि शिपिंग मिनिस्टर अभी अभी 20 मिनट पहले कहता है, कंफर्मेशन देता है कि इंडियन शिप, भारतीय जहाज एमएसबी फेज नूर ओलिया, ये नाम पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्ट, स्ट्रक यानी हिट कर गया, प्रोजेक्टाइल यानी यहाँ पे कोई ड्रोन होगा या कोई मिसाइल होगी जो उस शिप के ऊपर अटैक कर देती है। सो क्या है रीज़न, क्या कुछ हुआ है, कुछ डैमेज है या नहीं है, सब कुछ पता चलेगा आगे चल के। फिलहाल अभी यही न्यूज़ है जो कि नेगेटिव है। आगे चलते देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी अपडेट सीएस की जो मैं आपको दे चुका था, निफ्टी एकदम से काफ़ी तेज हो गया था, 1.5% हम ऊपर गए थे निफ्टी के बेसिस में, क्लोजिंग बेसिस में। अभी देखो यहाँ पे काफ़ी बातचीत चल रही है जिसमें इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि इसको हटा दो। आपके भी मैंने कमेंट्स पढ़े, मैं भी अग्री कर रहा हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट वैसे तो नहीं थी, क्योंकि मैनिपुलेशन तो रुका नहीं है बल्कि और होने लग गया है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कर रहे हैं अभी मैनिपुलेशन। सो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहते हैं सीएस और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी जो डीआईज है वो नहीं चाहते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट आप देख सकते हैं एफआईज क्यों ये मेथड चाहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है ना ये ऑलरेडी यूज्ड इन मेनी मेजर ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, यानी बाहर के जो मार्केट्स हैं यूएस और यूरोप में, वहाँ पे ये सिस्टम है। एफआई बिलीव करते हैं कि ये एक्यूरेट है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। उसके बाद में डीआईज क्यों मना कर रहे हैं, डीआईज बोलते हैं कि कैश और फ्यूचर की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो डिसरप्ट होगी। क्लोजिंग जो प्राइस है ना वो ऑक्शन के ख़त्म होने के बाद में डिसाइड की जाएगी। अगर ऑक्शन पार्टिसिपेशन लो हो गया तो क्लोजिंग प्राइस एक्यूरेट नहीं होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले क्या करते थे, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो प्राइस होती थी उसका एवरेज निकाल के उसको क्लोजिंग माना जाता था, बट अभी चीज़ें चेंज हुई है। जिन कंपनीज के स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम है उनके प्राइस एकदम से ऊपर या नीचे चल जाएगा, जो अभी हम देख पा रहे हैं। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा डीआईएस कहते हैं। कंक्लूजन क्या निकला है, एफआई सपोर्ट करते हैं, डीआई सपोर्ट नहीं करते हैं, और सेबी भी दोस्तों सपोर्ट कर जाता है एफआईस को। सेबी कहता है कि शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस है, देखेंगे, रेगुलेट करेंगे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है और ग्लोबली मार्केट के हिसाब से है, लॉन्ग रन में तो हम इसी को रखने वाले हैं। तो ये चेंज नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। एफएनओ ट्रेडर की कई मैंने अभी कमेंट्स वगैरह देखे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी है कि कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, जो कॉल पुट है वो उस बेसिस में अप्स एंड डाउन्स कर देती है। तो ये तो वैसे गलत है, बट ठीक है, अब जो भी कहा है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनीज पे आ जाते हैं, देखो स्टॉक्स पे आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज है, चेक करते हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट, सो यहाँ पे स्टॉक 3% नीचे है,
ओपनिंग इसकी वीक थी, उसके बाद में और डिक्लाइन आती है। 37 का पी, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले लिस्टिंग हुई थी इसकी। कल इसके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं रेवेन्यू 15% बढ़ा, प्रॉफिट इसका जस्ट 4% बढ़ा है। तो 3-4% की प्रॉफिट ग्रोथ दोगे तो कौन उसको रखेगा? कई कंपनीज है जो 15-20-30, यूटीआई आई थिंक ठीक है, कैनेरा रोबेको थी वो कंपनी जिसने 25-30% की ग्रोथ दी थी अच्छी वैल्यूएशन पे। तो ऐसी कंपनीज को लेगा इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जिसने भी ये कैंडल देखी अगली वाली सेल किया होगा, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट या कुछ भी नहीं मिला होगा, तो वो अभी तक तो सही है। बाकी अब नंबर्स बढ़ेंगे तो वो स्टॉक भी बढ़ सकता है, लेकिन ये जो पैसा ही कहीं और डिप्लॉय किया होगा जहाँ पे कंपनी अच्छा कर रही है, तो ऑब्वियस इनमें पैसे बने होंगे, या फिर उन कुछ आईपीओस में लगाया होगा जो अभी अच्छा कर चुके हैं। इंडो, एमआईएम और भी कैलिबर करके कुछ कंपनीज थी, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो फिलहाल कुछ नहीं है यहाँ पे, जब तक ये ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेगा, जब तक कोई माहौल यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यूपिड देखो, फाइनली रिजल्ट की तारीख आ चुकी है, 3% ऊपर है डेट आने के बाद में, यानी मार्केट को लग रहा है कि अच्छा करेगा। देखो 300 का पी है, अब थोड़ा सा संभल जाओ, है ना। और इसमें 1 साल में 6 गुना पैसा हो चुका है, जहाँ से हमने डिस्कस किया था वहाँ से तो मोर देन डबल हो चुका है, या 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है एक्चुअली। तारीख आपके सामने है 7 अगस्त। कैसे रिजल्ट आएंगे? ऑब्वियस है परसेंटेज बेसिस में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, बट क्या बाजार की एक्सपेक्टेशंस बीट होगी किसी को नहीं पता है। गाइडेंस वगैरह सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सॉलिड है, काम धंधा अच्छा है कंपनी के पास में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने बात की थी जब देखो निफ्टी कहाँ पे था, कुछ हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे थे जो आज भी करते हैं, मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और अच्छी बात है क्योंकि आगे मिलेगी। तो फैब के एंड में वॉर होती है, मार्च में मार्केट ख़राब हो जाता है, लेकिन ये अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ता है। एथर हमने देखा जिसमें वो रेसिस्टेंस पे जा रहा था, तो दोनों स्टॉक स्ट्रॉन्ग थे। नेटवेब का अलग सीन था, ठीक है, एआई कंपनीज की वजह से वो चल रहा था क्योंकि उस समय मार्केट्स के अंदर अच्छी तेजी थी। तो तीनों कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है निकलती रहती है आती रहती हैं, तो उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो यहाँ से स्टॉक देखो कहाँ पहुँच गया, 226% ऊपर, और निफ्टी वहाँ का वही है। तो ऐसी कंपनीज आपको ढूंढनी पड़ती हैं। फिर क्वार्टर रिजल्ट आते हैं नेक्स्ट, यहाँ से ब्रेकआउट आता है। अभी देखो रिजल्ट से पहले ही ब्रेकआउट आ चुका है, तो टेक्निकली मैं बोलूँगा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ा है फंडामेंटल। अब वो नंबर्स कैसे लगते हैं मार्केट को पता चलेगा। तो देखते हैं दोस्तों 7 तारीख को कैसे रिजल्ट होता है। फिलहाल तो टेक्निकल पैटर्न तो बता रहा है, रिजल्ट तो बहुत अच्छा है कि मार्केट अभी पॉजिटिव है, मार्केट लेके बैठा हुआ है इसको। बाकी लेट्स सी रिजल्ट कैसा आता है। कैम्स छोटी सी अपडेट देता हूँ, 2% ऊपर है, रिजल्ट न्यूट्रल थे, कोई चेंजेस हुए नहीं है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 13% रेवेन्यू ग्रोथ निकालेंगे, 16% एबिटा ग्रोथ देंगे। ये ऐसी कंपनी है, ये CDSL जिसको बस गिरने के बाद में ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, मार्केट के हिसाब से चलती है चीज़ें। अगर ट्रेडर देखना चाहते हैं तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करने के बाद में 22% का गैप है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहना है कि कल्याण ज्वेलर्स किसी रीज़न की वजह से बढ़ा है, ऐसा नहीं कोई कारण नहीं था। 30% की ग्रोथ कंटिन्यूसली पिछले कुछ क्वार्टर्स में मिली है, ठीक है, और पैग रेशियो लेस देन 1 था TG आने से पहले। तो हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन देखो मैं आपको एक्चुअल डेटा देता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। एक महीने में 55% ऊपर है, ठीक है। अब एस्टिमेट का डेटा आपके सामने है, ठीक है, कल पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी इसका रेवेन्यू कितना है, 10,590, एस्टिमेट थी 10,008। क्या है ये? बीट है, स्ट्रॉन्ग बीट, 46% वायरनो बेसिस में जंप है, अच्छी ग्रोथ है, तो इसको मैं कहूँगा यस, एस्टिमेट को बीट कर चुका है। इसके बाद में कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट देखें, 350 करोड़ के आसपास का है, 345 से 50 की एस्टिमेट थी, यानी इन लाइन है, तो नंबर्स अच्छे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनी ने सेल्स एस्टिमेट से ज़्यादा दे दी, तो प्रॉफिट भी एस्टिमेट से ज़्यादा आने चाहिए थे, बट वो नहीं आए क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है। 6.8 की एस्टिमेट थी और 6% के मार्जिन है, ये मिस कर चुका है, थोड़ा सा स्लिप्ड फ्रॉम 7.2, क्योंकि लागत बड़ी है। और वो ऑलमोस्ट गोल्ड कंपनीज में हम देख पा रहे हैं जो ड्यूटीज़ बढ़ाई है सरकार ने, उसका इम्पैक्ट है। तो वैसे हम देखें एस्टिमेट के हिसाब से तो नंबर्स ओके दिखते हैं, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और डेटा आपको देना चाहूँगा कि जो
बल्क डील हुई है, कई जो ऑर्डर्स हमने देखे हैं, उसमें से एक डील, जैसे कमेंट आए थे कि बैंक ऑफ अमेरिका ने इसको एक्वायर किया, ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका ने सिर्फ 385 करोड़ के शेयर्स लिए कल्याण ज्वेलर्स में। एक ब्लॉक डील हुई थी जो कि 12 जुलाई के आसपास थी, और जस्ट एक ही बार बाइंग की है बैंक ऑफ अमेरिका ने, और इतने ही शेयर्स उनके पास में हैं। तो बाकी जो ब्लॉक डील है वो कहीं और से आई है। सो नंबर्स देखने पर अच्छे दिखते हैं, और बाकी देखते हैं कि कल क्या होता है। देखिए, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम जो भी बात करते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से करते हैं। रेशियोज़ के अंदर हम काफ़ी सारे रेशियोज़ मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो फाइनल जो आउटकम होता है, हम कोर वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं जो कि नंबर्स एस्टिमेट के हिसाब से प्राइस एक्शन है। ये दो चीज़ अगर आप देख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि डेटा में हमसे ज़्यादा आगे हैं एफआई और डीआईस। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टर्स ने पैग लगा रखा हो, उसके बाद में पैग रेशियो उनको दिखा नहीं हो कि एक से नीचे है। अब आपको लगा एक से नीचे है तो चल गया, तो आपने सोच लिया कि यही मेथड है स्टॉक को जज करने की। अब आप बाकी कंपनीज में देखोगे, गोल्ड कंपनीज में, फिर वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर कंपनी को जज करने का तरीका अलग है। अगर आप टाइटन के साथ में इसका कंपैरिजन करते हो, तो टाइटन की जो क्रेडिबिलिटी वो अलग है, टाइटन की जो फ्यूचर आउटलुक है वो अलग है। टाइटन में बहुत सारी मार्केट्स है, जो मार्केट शेयर अलग है दोनों का, ठीक है। ये देश की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है ज्वेलरी में, लेकिन फिर भी जो मेथड्स होते हैं जज करने के, या फिर जो भी निकालने की कि वैल्यूएशन कितनी है, अभी स्टॉक कैसा होगा, वो हमसे ज़्यादा डेटा मार्केट को पता है। तो हम मार्केट्स के साथ ही चले, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने जैसे देखा कि यहाँ पे चलो ब्रेकआउट हुआ, कोई रीज़न नहीं था, लेकिन फिर भी टेक्निकली किसी ने देखा होगा, चलो ठीक है यहाँ पे हो गया गेम। अब ये जो रिजल्ट का टाइम है, ये एक ऐसे लेवल पे स्टॉक है जो रेसिस्टेंस है। नॉर्मली क्या करते हैं जो ट्रेडर होते हैं, प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। अगर री एंट्री करने का मौका मिलेगा, मान लो कल ऊपर चल जाता है, अच्छी कॉन कॉल आती है, अच्छे टारगेट्स आते हैं, तो फिर वो री एंटर कर लेंगे, लेकिन अटकना नहीं है। कई कंपनीज आपकी चल जाएगी, कई कंपनीज आपकी नहीं चलेगी, और जो नहीं चलेगी उसमें फिर सर्किट लगेंगे, और उसमें फिर अटकने से बेटर है कि प्रॉफिट बुक कर लेना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टर हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, वो स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है इन्वेस्टर्स की। बाकी फिर भी अच्छी कंपनी है, रेसिस्टेंस में देखते हैं कल क्या होता है, उसके बेसिस पे बातचीत होगी। 23% ऊपर इसका ऑल टाइम हाई है, और एस्टिमेट के साथ में मैं आपको डेटा दे चुका हूँ कि नंबर्स कैसे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप जरूर से देखना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।